अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के पास पेपर्स के हवाले से। एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। तो इसमें जो है सीएसओ के पेपर के लिए कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, तमाम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो 100 मार्क्स का ये एमसीक्यू टेस्ट होता है जो कि रिटर्न होता है, ऑनलाइन नहीं होता। बीच में कुछ पोस्टों के लिए जो है वो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, लेकिन सीएसओ का जो पेपर होता है वो पिछले कई सालों से जो है वो फिजिकली आपको जाके सेंटर में टेस्ट देना होता है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ एमसीक्यूज आते हैं, कुछ होते हैं ये कस्टमर सर्विस के रिलेटेड ही, कुछ एमसीबी के बारे में आ जाते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो इंग्लिश मैथ इन पे फोकस किया जाता है, इंग्लिश के ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस तरह और क्या जाए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज की आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपने पेपर जो है वो अच्छा देना है। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि पहला एमसीक्यू आता है एमसीबी के बारे में। ये एमसीबी पेपर में आ भी जाता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये जो है कभी कभार एमसीक्यू आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है। एमसीबी की फुल फॉर्म है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आ जाता है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर सर्विस इज टू। जो एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है उसकी मेन जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए उसके पोस्ट में सवाल है कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देनी है, कस्टमर को जो भी परेशानी है वो आपने देखनी है। तो आएगा हैंडल कस्टमर क्वेरीज। क्वेरीज कहते हैं कस्टमर के क्वेश्चन वगैरह को। तो कस्टमर के जो भी क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है, उसको आपने हैंडल करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है विच अकाउंट इज मेनली यूज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा अकाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो डेली बेसिस पे होती है। डेली बेसिस पे पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली बनाए बिजनेस के लिए, आपकी डेली जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसके लिए आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने अपने पैसे सेव करने हैं तो उसके लिए सेविंग अकाउंट यूज़ होता है। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आपने उसके ऊपर जो है वो कमाई करनी है, इंटरेस्ट कमाना है, तो फिक्स डिपॉजिट करवा के आप उससे करा सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट जो है ये अभी ओपन हुआ हुआ है, यानी कि अभी कुछ ही साल हुए इसको, क्या है फ्रीलांसर्स के लिए स्टूडेंट्स अकाउंट वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर। ये काफ़ी बार एमसीक्यू जो है वो रिपीट होता है, तो इसका सिंपल सी है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जाने कि कस्टमर की क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं, उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है बैंकिंग के हिसाब से, तो इसलिए यूज़ होता है केवाईसी। आपकी फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट आ जाता है विच अथॉरिटी कंट्रोल बैंक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि तमाम बैंकों को कंट्रोल करती है। तमाम बैंकों को एक ही इदारा कंट्रोल करता है, वो है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंक के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ है वो स्टेट बैंक यानी कि जारी करता है, और बाकी के जितने भी बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक वो उसको फॉलो करते हैं। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि स्टेट बैंक को फॉलो करते हैं, इसके अलावा नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि स्टेट बैंक को फॉलो नहीं करते, यानी कि तरह के अलग प्राइवेट बैंक होते हैं। तो उसमें लिए जो है वो अलग रूल है, वो गवर्नमेंट ही जारी करती है। लेकिन तमाम बैंक जो है मेन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक है, वो स्टेट बैंक के ज़रिए ही ऑपरेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक जो भी पॉलिसीज़ करता है, चाहे वो इंटरेस्ट की हो चाहे वो बैंकिंग की हो, तमाम स्टेट बैंक जारी करता है और तमाम जो है बैंक उसको फॉलो करते हैं। एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम मशीन जो लगी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर कहते हैं जो कि कैशियर काउंटर पे बैठा होता है। तो जो मशीन होती है वो भी एक तरह का ऑटोमेटिक टेलर का काम होती है। टेलर जो है कैशियर जो है वो आपको पैसे देता है, तो मशीन भी आपको पैसे देती है ऑटोमेटिक तरीके से। यानी कि आप कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, आपको जितने पैसे निकालने वो आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चेक इज मेनली यूज फॉर, जो चेक होता है वो किस लिए यूज़ होता है। वैसे तो चेक जो होता है वो कैश निकालने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बेसिकली होता है कैशलेस पेमेंट। अगर आपने किसी को 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख पेमेंट करनी है, तो आप सिंपली उसको इतना कैश देने के बजाय आप उतना चेक काट के देते हैं, वो जब चाहे उसको कैश करा लेता है। तो ये एक तरह से कैशलेस पेमेंट होती है, आपको कैश जो है वो महफूज रहता है। कहीं चोरी वगैरह से, रास्ते में कहीं या चोरी वगैरह से गुम होने की सूरत में कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो चेक यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट हैंडल कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। सिंपली कैश का डिपार्टमेंट ही जो है वो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको हैंडल करेगा, तो रहता है कैश का डिपार्टमेंट। डोरमेंट अकाउंट मीन, जो ये बैंकिंग में काफ़ी यूज़ है। डोरमेंट अकाउंट कौन सा होता है, अगर आप अपना अकाउंट तकरीबन 6 महीने जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको डोरमेंट कहा जाता है। वो अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो रही होती, तो आपने कोई ट्रांजैक्शन उसमें ना की होती, रिसीव ना सेंड की होती है, तो 6 महीने तक वो अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको डोरमेंट कहते हैं। अगर डोरमेंट रहने के बाद जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ जो है उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो वो बैंक जो है उसको अकाउंट को क्लोज कर देता है। कुछ जो है वो यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ होता है, कुछ होता है नेक्स्ट 1 साल के बाद। पहले 6 मंथ अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती आपके अकाउंट से, वो इनएक्टिव में चले जाता है, उसको डोरमेंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है।
तो ये बैंक की पॉलिसी, अगर 6 मंथ आप अकाउंट बिल्कुल यूज़ नहीं करते ना, उसमें कैश आ रही है जा रही है, तो उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। आपने जब भी दोबारा उसको एक्टिव कराना हो, सिंपली आप जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो वो दोबारा से आपको जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अ डेबिट कार्ड इज लिंक विद। जो डेबिट कार्ड होता है वो कहाँ से लिंक होता है, वो होता है कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से। उसे अपने बैंक अकाउंट से जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करनी है वो अपने डेबिट कार्ड के जरिए कर सकता है, चाहे वो कैश की सूरत में हो, कहीं ऑनलाइन परचेजेस का करनी हो, एटीएम वगैरह पे निकालने हो पैसे, तो वो अपने डेबिट कार्ड के जरिए अपने बैंक अकाउंट से जितने पैसे निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग मेन। ऑनलाइन बैंकिंग का क्या मतलब होता है, इंटरनेट बेस्ड, यानी कि आप जो भी बैंकिंग ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर सकते हैं उसको कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। विच डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी होता है आपका CNSC, जिसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। तो सिंपली आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है। पासपोर्ट, डिग्री, डोमिसाइल या बैंक अकाउंट के लिए ज़रूरी नहीं है, सिंपली आपका आईडी कार्ड जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होती है उसी से आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। चेक डिसऑनर कैन अकर ड्यू टू। चेक डिसऑनर मतलब रिजेक्ट हो गया किस वजह से, इनसफिशिएंट बैलेंस, सिग्नेचर मिसमैच, इनकरेक्ट डेट। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो तो जो है चेक जो है वो यानी कि डिसऑनर होता है, वो कैश नहीं होता, चाहे वो कैश का हो। तो चेक जो है इन तीन चीज़ों की से, अगर उसका बैलेंस नहीं है उस अकाउंट में, तब भी डिसऑनर हो सकता है, उसके सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे हैं, उस पर डेट जो है वो गलत है। चेक जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, अगर 6 मंथ से ऊपर डेट हो जाए तो उसके बाद जो है वो चेक कैश नहीं हो सकता, वो डिसऑनर हो जाता है। बैंक सर्विस चार्जेस आर। जो बैंक के सर्विस चार्ज होते हैं वो सिंपली क्या होती है, उसकी फीस होती है जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की है आपको। IBN स्टैंड फॉर। IBN की फुल फॉर्म क्या होती है, IBN कहते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। एक बैंक अकाउंट नंबर होता है जो आपके इंटरनेशनली पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं IBN। वो शुरू कहाँ से होता है, PK पाकिस्तान से लिखा होता है। उसके बाद जो है वो आगे कुछ कोड वगैरह होते हैं हर बैंक के। उसके बाद बैंक का नाम होता है, जैसे HBL का होता है HABB। इस तरह पूरा प्रॉपर जो है वो IBN होता है, वो आप ऐप के जरिए देख सकते हैं अकाउंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले देखते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो चीज़ जो आप इजीली आगे ट्रांसफर कर सकें, यानी कि मुझे किसी ने कैश दिया है, मैं आगे किसी को कैश देता हूँ, कैश क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से देखते हैं हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। रिसिप्ट, अगर मेरे नाम की रिसिप्ट है तो मैं किसी और को नहीं दे सकता। वाउचर, मेरे नाम पे कोई चीज़ परचेज है तो मैं उसको नहीं दे सकता। चेक, चेक जो होता है कैश का होता है, अगर आपके नाम का हो तो वो निगोशिएबल नहीं होता। चेक मोस्टली होता है कैश का, चेक होता है किसी ने मुझे कैश का चेक दिया, यार ये तेरे पैसे, मैंने कैश का चेक उसने भी दे दिया। अब मैंने किसी को पैसे देना है तो मैं उसका तो यार ये कैश का चेक है, ये तू ले ले, तू कैश करा ली। तो चेक जो है वो इजीली आगे ट्रांसफर हो सकता है, विशर्त ये कि वो आपके नाम का ना हो, सिंपल कैश का चेक हो। इसके बाद आ गई इनवॉइस। इनवॉइस ऐसी बात है जिस कस्टमर से परचेज की उसके नाम की होगी इनवॉइस। तो इनवॉइस आप किसी और को नहीं दे सकते, या तू मेरे को पैसे दे दे। तो चेक जो होता है वो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी ने आपको चेक की तुलना पेपर की, आपने वही चेक उठा के किसी और को दिया, यार तू कैश करवा ले। तो ये होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि इजीली आगे ट्रांसफर हो सके। कस्टमर, अच्छा यहाँ पे चेक की जगह कैश आ जाए तो आपने कैश को करना है, कैश भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन शुड कैप्टन। कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसा रखना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियल, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए, क्योंकि आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक बैलेंस की होती है। कोई भी आपसे आकर अगर पूछे यार इस कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो वो आप नहीं बता सकते, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, कैसा जी हम नहीं बता सकते कि किस कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है। हाँ, अगर वो चेक लेके आया आप उसे बता सकते हैं ये चेक कैश होगा या नहीं। अगर इन उसमें बैलेंस नहीं है, आप उसे कह सकते हैं ये कैश नहीं होगा, यानी कि बैलेंस है, कोई चेक में डेट का इशू है, आप डेट ठीक करवा लें तो ये कैश हो जाएगा। तो इस तरह आप बता सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल के अकाउंट में कितना बैलेंस है या ये चीज़ें जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन टू। जैसे आपको बताया फिक्स डिपॉजिट जो है वो आप पैसा कमाने के लिए कराते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, तो आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में। 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के लिए। आप मुख्तलिफ कहते हैं कि आप 5 साल के लिए करवाएं 1 लाख, उसके ऊपर आपको 10%, 5-15% इतना आपको जो है 5 साल, हर साल जो है पड़ेगा, 5 साल आपकी अमाउंट इतनी हो जाएगी। तो फिक्स डिपॉजिट करा जाता है पैसे कमाने के लिए। वो इशू बैंक पॉलिसी, जैसे मैं बताया जितने भी बैंक की पॉलिसी होती है वो कौन इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो भी इंटरेस्ट का रेट है, सूद का जो होता है इंटरेस्ट, वो तमाम जो है वो बैंक पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी करता है। CSO शुड फॉलो ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज उसको क्या बिहेव करना चाहिए, प्रोफेशनली। तो एक प्रोफेशनली बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे अपना बिहेवियर जो है वो प्रोफेशनली रहना चाहिए। किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, उससे जो है वो सख्ती से नहीं बोलना। वो कस्टमर जो भी कह रहा है डीलर से उसकी बात सुननी है, तो उसको प्रोफेशनली वे में डील करना है, क्योंकि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बैंक के लिहाज से आपने उसको प्रोफेशनली बिहेव करना है, कोई उसे बदतमीजी नहीं करनी।
नेक्स्ट जो होते हैं कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन के भी आ जाते हैं। जैसे गुड कस्टमर सर्विस के लिए जब अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं उससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। कस्टमर जो है वो परेशानी होता है, वो आप पे बैंकिंग पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि ऐसी बात है उसने अपना पैसा अपना दिखाया हुआ है। तो अगर आप उसे अच्छी सर्विसेज देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। द बेस्ट वे टू डील विद एन एंग्री कस्टमर, ये बहुत बार होता है कस्टमर गुस्से में आ जाता है, तो आपने उसको हैंडल किस तरीके से करना है। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है कि आप उससे शांति से सुने कि वो क्या कह रहा है। अगर तो उसकी कोई गलती है जो भी है, आप उसे सुने कि वो क्या कह रहा है। अक्सर होता है कि आगे से बोलना शुरू हो जाते हैं, आपने बोलना नहीं, पहले कस्टमर को सुने कि उसकी यानी कि परेशानी क्या पे है। उसको जब पूरा वो सुना दे फिर उसके बाद आप उसको आप ही गाइड करें कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे है। सबसे पहले आपने उसकी पूरी परेशानी सुननी है। जब वो खामोश हो जाए तो अपना सब कुछ बता दे, चाहे वो गुस्से में है तो है उसे बताने दे, वो बता दे। फिर आप आगे से उसको गाइड करें कि पॉलिसी क्या है, आपने जो भी मसला है वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हल होगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपने उसको अच्छे तरीके से सुनना है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन शुड बी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसी होती है, पोलाइट होती है, आहिस्ता होती है। आपने कस्टमर के ऊपर जो है चिल्लाना शुरू नहीं कर देना, ऊंचा बोलना नहीं शुरू कर देना, आपने उसे प्यार से समझाना है, यही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है। कस्टमर ट्रस्ट डिपेंड ऑन, कस्टमर का ट्रस्ट होता है वो किस पर होता है, आपकी क्वालिटी सर्विस पे। आप जिस आगे से सर्विस दे रहे हैं, आप कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो ऐसी बात है उसका आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर आप उसे बदतमीजी कर रहे हैं, उसका काम नहीं कर रहे हैं, उसका जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, तो ऐसी बात है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो किसी और बैंक के पास चला जाएगा। सी एस ओ मस्ट फॉलो, जो सी एस ओ होता है उसको क्या फॉलो करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी उसे यानी कि कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए कस्टमर से, कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सी एस ओ, एक सी एस ओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है, वो है उसकी पेशेंट, उसमें सब्र होना चाहिए। अगर आप में गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता है तो आपने अपने आप पे जो है वो कंट्रोल रखना है, कस्टमर से किसी किस्म जैसे बताया बदतमीजी नहीं करनी। ये तमाम जितने भी एमसीक्यू होता है ना, ये सी एस ओ का रिलेटेड नहीं है, ये आपको पेपर में भी काम आएंगे और आगे चल के जो है वो आपके जॉब में भी आएंगे। कि आपने जो है अपने अंदर जो है तहम्मुल रखना है, कस्टमर की बात सुननी है। चाहे अब कई कस्टमर होते हैं जो कि गालियाँ देने शुरू कर देते हैं, तो आपने उससे जो है बस में गाली नहीं देनी, उससे सिंपल से उसकी बात सुननी है, फिर उसको जो है आपने अपनी पॉलिसी जो भी बैंक की है वो गाइड करनी है। अगर वो मानता है ठीक है, नहीं मानता कोई मसला नहीं, लेकिन आपने जो है उससे बदतमीजी नहीं करनी है, सिंपल से उसको आंसर जो है वो अपनी पॉलिसी बतानी है। कंप्लेन रजिस्टर इज यूज टू, जो कंप्लेन रजिस्टर होता है वो किस लिए यूज होता है, कस्टमर की कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए। जितनी भी डेली में कंप्लेन आती है आपने उसको एक रजिस्टर जो है कंप्लेन रजिस्टर में उसको नोट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीडिंग कस्टमर पोलाइटली हेल्प इन। आप कस्टमर को पोलाइटली यानी कि जब ग्रीडिंग कहते हैं जी सर आइए क्या मसला है आपका, तो उसको कहते हैं क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन, कि कस्टमर को लगता है कि अच्छा आई एम, यहाँ मेरी बात जो है वो सुनी जाएगी, मैं अच्छे से जो है अपनी बात को बता सकूंगा। नेक्स्ट आता है सी एस ओ शुड फॉलो, सी एस ओ को क्या फॉलो करना चाहिए, इसे बताया बैंक पॉलिसीज। आपकी जो भी बैंक की पॉलिसीज आपको सिखाई जाती है आपने उन पॉलिसीज पे अमल करना होता है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर, जो अफेक्टिव यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन बातचीत होती है उसके लिए क्या चाहिए होता है, लिसनिंग। क्या आपने कस्टमर की अच्छी बात सुनी हो कि वो क्या कह रहा है, उसका मसला क्या है, अगर सही तरीके से सुना होगा तभी आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे उसका मसले के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स और इंग्लिश, मैंने कहा मैथ्स और इंग्लिश पर जो है वो अच्छे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जैसे इंग्लिश का एमसीक्यू है सिनोनियम ऑफ असिस्ट इज, सिनोनियम कहते हैं हम मायनी अल्फाज को, जिन दो अल्फाज हो उनका मतलब जो है वो सेम दिख रहा हो। आप कई बार करते हैं कस्टमर कहते हैं कि आप मुझे असिस्ट कर देंगे, मदद, आप मेरी मदद कर देंगे, तो इनमें से मदद किसको कहेंगे, हेल्प को। हेल्प का मतलब होता है मदद। रिफ्यूज इसका ऑपोजिट है, यानी कि इनकार कर देना, डिनाई, रिजेक्ट कर देना। तो ये उसके एंटोनियम है, एंटोनियम होते हैं ऑपोजिट को। जैसे एंटोनियम्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का उलट क्या होगा, लॉस। तो ये एक एक एमसीक्यू सिनोनियम एंटोनियम का लाजमी से आता है। जैसे मैं बताया मेरे चैनल पर जो है 50+ एमसीक्यूज है जो कि सिनोनियम्स है, 50 और 50 एंटोनियम। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें अगर तैयारी करना चाहें सिनोनियम एंटोनियम्स की वो कर सकते हैं। एक एक एमसीक्यूज इसका लाजमी से आता है। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी एक एमसीक्यूज या लाजमी से आता है। कोई भी एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, आपने उसको सेंटेंस को जो है वो करेक्ट करना होगा। अब ये मुख्तलिफ है, ही गो टू बैंक, ही गोज टू बैंक, ही गोइंग टू बैंक, ही गोइंग टू बैंक। अब ये फर्स्ट टू जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है, इसमें सेस वाला है। बैंक के साथ जा रहा है तो ईएस लगेगा, ही गोज टू बैंक, वो बैंक जा रहा है। बैंक गया तो ही गो टू द बैंक, लेकिन टू द बैंक आता है, टू बैंक नहीं आता। तो इस तरीके से जो है इसमें थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर जो है 50+ एमसीक्यूज है इस तरह के करेक्ट सेंटेंसेस के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनकी इंग्लिश ठीक है वो इजीली इसको जो है, एक एमसीक्यूज है, लेकिन यह आपकी इंग्लिश ठीक होगी तो आप इसमें फुल नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट मैथ आता है 25% ऑफ 200 इज इक्वल टू। तो सिंपली ऐसे तो यहाँ पे इजीली निकल आएगा, 200 का 25% 1/4 करें तो 50 आ जाता है। लेकिन अगर आपने अगर फार्मूला ऐसा लगाना है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है, 200 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो 200 को 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 500 डिवाइडेड बाई 100। तो 500 को डिवाइड क्या तो 50।
ये फार्मूला है या हमारे पास परसेंटेज निकालने का। अगर आपकी कोई बड़ी अमाउंट आ जाए तो आप ये परसेंट जो है फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। 200 मल्टीप्लाई करना है आपको जो परसेंटेज है और डिवाइड करना है 100 के साथ। नेक्स्ट आ जाता है 144 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू। सिंपली एट 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। आप इसकी भी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इजी का वे में करने के लिए 12 को 10 से करें तो हमारे पास आ गया 120। फिर 12 को करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 24। तो 120 प्लस 24 इज इक्वल टू 144। इस तरह में आप रफ वर्क जो है बैक साइड पे कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जो है वो इसमें सही होनी चाहिए। तो 12 को 12 से करिए, ईजी था, 144 आ गया। प्लूरल ऑफ कस्टमर इज, कस्टमर का जो है वो प्लूरल क्या होगा? कस्टमर्स। इस ई फर्स्ट वाला भी ठीक है लेकिन इसमें कॉमा नहीं आता, सी वाला आएगा कस्टमर्स। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस तरीके से निकाला जाता है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने इंटरेस्ट निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, जैसे कि 10,000 हमारे पास अमाउंट है, हमने 5% उसका इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10,000 का 5% आ जाएगा, बनता है 500। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने कैसे निकाला? 10 था जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास इंटरेस्ट का था 100 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5,000। तो इससे मदद हुई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट की, जो मेन अमाउंट थी। तो मेन अमाउंट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कुछ होते हैं जो कि प्रॉफिट के ऊपर निकालते हैं, जैसे हमने 1 लाख रुपया दिया है, उसका 5% ऊपर प्रॉफिट था जो कि 500 था, तो हमने अब 500 का जो है वो इंटरेस्ट निकालना है कि 500 के ऊपर हमें कितना मुनाफा हुआ है। यानी कि हमने कहा था, अगर हमने कहा था कि मैं 50% जो है वो प्रॉफिट चाहिए, तो 500 से ऊपर जो है हम 50 को डिवाइड कर देंगे, 500 को 2 के साथ या 50 को 100 बाई 100, तो हमारे पास 250 रुपया निकलेगा, वो हमारे पास प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो ये प्रॉफिट का इंटरेस्ट होता है। इस तरह थर्ड आ जाता है टोटल अमाउंट के ऊपर। 1 लाख के अंदर 500 को जमा करेंगे, फिर जो हमें इंटरेस्ट दिया जाएगा कितने परसेंट चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये दो कैलकुलेशन जो है ये थोड़ी मुश्किल होती है, वो डिपेंड होती है सिचुएशन के हिसाब से। तो जो सिंपल इंटरेस्ट, सादा इंटरेस्ट निकालना होता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जितनी अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट का रेट मल्टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 500। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू। अब देखने को ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन यहीं पे जो है वो अक्सर गलती हो जाती है। अब 10 प्लस 20 बनता है 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, ए 90 अटेक, लेकिन ये आंसर जो है हमेशा गलत है। इसका फार्मूला ये होता है कि जब भी आपको एक कैलकुलेशन दी जाए, आपने उस कैलकुलेशन में देना है कि सबसे पहले आपने करना है डिवाइड। आपने करना है यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड के बाद नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई उसके बाद आ जाता है माइनस, फिर आ जाता है हमारे पास प्लस। ये फार्मूला होता है मैथ का, आपके पास सिंपल अगर कैलकुलेशन दी जाए। लेकिन इसके अंदर भी एक सिचुएशन है, अगर आपको यहाँ पर अगर कोई ब्रैकेट दे दी जाए, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ दी जाए, तो उसको आपने जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रैकेट में जाता है 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने प्लस करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ दी जाए तो उसको आपने पहले सॉल्व करना है। अगर ओपनली आपको यहाँ पे एक लाइन में जो है वो दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए डिवाइड मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से आपने इस सिचुएशन को लेकर चलना है। तो इस तरीके से अगर हम करें, हमारे पास डिवाइड यहाँ पे नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का होगा 60, 60 के अंदर 10 को प्लस करें तो 70, तो बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है 70। अगर यहीं पे ऑपोजिट अगर डिवाइड होता तो सबसे पहले हमने डिवाइड करना था। अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता हम डिवाइड करते, फिर प्लस करते, 20 को 3 से डिवाइड करते हमारे पास आ जाता, डिवाइड नहीं होता, 21 हो तो 7 से होता है। तो इस तरीके से अगर डिवाइड हो, पहले पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर प्लस। ओपन जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर होगी तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट करनी है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगी होती तो 10 प्लस 20 30 करते हैं, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करके 90 करते हैं। तो इस तरीके से आपने फार्मूला याद करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस। इस तरीके से आपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर चलना है। नेक्स्ट आता है करेक्ट स्पेलिंग इज इक्वल टू। अब ये एमसीक्यू जो है वो लाजमी से एक लाजमी से आता है करेक्ट स्पेलिंग का। कोई भी आपको स्पेलिंग दिया जाएगा उसमें से आपने करेक्ट वाले को चूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी वाला है कस्टमर। यह सिंपल, ये बैंकिंग रिलेटेड था, अगर आपको थोड़ा मुश्किल भी आ सकता है, लेकिन आपने जो है सही जो है देखना है, जिसके अल्फ़ाबेट जो है वो सही है उसको आपने टिक करना है। 1 डजन इक्वल टू, 1 डजन यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के एमसीक्यू में हम तय आ जाते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? उर्दू।
कुछ आसान से होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। करेंसी ऑफ पाकिस्तान है, अब ये पिछले पेपर में आया हुआ था, हालांकि बहुत आसान सा है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपी, लेकिन ये पिछले पेपर में आया हुआ था, तो ये भी हो सकता है कोई आसान से आते हैं, कोई मुश्किल आते हैं। अब एमसीबी बैंक वाज एस्टैब्लिशन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एमसीबी बैंक कब बना। तो एमसीबी बैंक जो है वो 1947 में बना। हालांकि ये पाकिस्तान आने से पहले भी दिल्ली में वाक़या था, इसकी अगर आप पुरानी हिस्ट्री निकालें, लेकिन वो इतना आपने ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर पूछा जाए कि कब बना, तो 1947 में पाकिस्तान बनने के साथ ही। कायद आजम वाज बोर्न इन, कायद आजम की पैदाइश जो है वो कहाँ पे हुई? कराची में। और कायद आजम का मज़ार भी कहाँ पे है? कराची में ही। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है? जैस्मीन। बैंकिंग और अनरेगुलेटेड बैंक, जो बैंकिंग के हॉर्स होते हैं कि कितने घंटे बैंक जो है वो ऑपरेट करेगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी रिसेंट जो है वो स्टेट बैंक ने जारी किया था कि हफ्ते को ब्रांचेस ओपन होंगी और इतवार वाले दिन भी कुछ टाइम होंगे, तो वो स्टेट बैंक ही जारी करता है कि कब जो है वो कितने घंटे के लिए ऑफिस जो बैंकिंग जो है वो ओपन होंगे। इस तरह त्योहारों पे कितनी छुट्टियां होंगी, कब बैंक जो है वो नॉर्मल होंगे, कब पब्लिक हॉलीडे होंगी, तमाम चीज़ें जो है वो स्टेट बैंक जो है वो जारी करता है। अब पासबुक इज यूज टू, जो पासबुक होती है वो किस लिए यूज होती है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जितनी भी डेली ट्रांजैक्शन होती है वो पासबुक में रिकॉर्ड की जाती है। चेक वैलिडिटी इन पाकिस्तान इज, जैसे होता है चेक की वैलिडिटी क्या होती है? 6 मंथ। 6 मंथ से पुराना चेक होगा वो जो है वो काम नहीं करता। आपके पास 6 मंथ तक टाइम होता है, किसी ने आपको चेक दिया है, 6 मंथ के अंदर आप कैश करा देते हैं, 6 मंथ के बाद जो है वो इसकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है, वो कैश नहीं हो सकता। कस्टमर सर्विस मीन, कस्टमर सर्विस का क्या मतलब होती है? सेलिंग प्रोडक्ट, सपोर्टिंग कस्टमर, मैनेजिंग लोन, ऑडिटिंग अकाउंट। तो कस्टमर सर्विस का मतलब होता है सपोर्टिंग कस्टमर, के कस्टमर को आप सपोर्ट करते हैं, कोई भी मसला हो वो आपसे आके हेल्प मांगे तो आप उसके मसला को जो है वो हल करें। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह के और एमसीक्यू चाहिए तैयारी के लिए, जनरल नॉलेज आपकी कमज़ोर है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, बैंकिंग के आपने एमसीक्यूज अगर पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, तो मैं आपके ऊपर जो है वो 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देख के तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।